उदाहरण नंबर आपका 8 और 50 दो एग्जांपल हमें बताना है। आप लोगों ने कमेंट्स द्वारा पूछा तो दो एग्जांपल हम बताते हैं आपको 8 और 50 और फिर उसके आगे जो पढ़ा रहे थे उसके आगे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो देख लीजिए इसमें आर्कसेनिकम का द्रव्यमान पहले कितना दिया। आर्कसेनिकम द्रव्यमान दिया है कितने ग्राम, ये आर्कसेनिकम का सूत्र है। ठीक, ये आर्कसेनिकम होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH निर्जल होता है और H2SO क्रिस्टलीय होता है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो यही सूत्र लिखा रहेगा। अगर निर्जल है तो इतना रहता है। का तुल्यांकी भार, चूंकि नॉर्मल का पूछ रहा है इसीलिए का तुल्यांकी भार होगा। का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसका आएगा और भार ऊपर आएगा और भार नीचे क्या आएगी, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता और ये आएगा C2H2CO4 H2O का और भार का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आपका H बराबर 1 तो 1 दूना 2 आएगा। कार्बन आपका 12 12 दूनी 24 आएगा। 16 चक्कू 64 होगा ये और 18 दूनी 36 और इस अम्ल की क्षारकता कितनी है, 2 है। ठीक, इस अम्ल की क्षारकता 2 है, ये आर्कसेनिकम की क्षारकता 2 हो गई। ठीक, आप इसको प्लस कर लेंगे 90 और ये 36 कितना हुआ 126/2 बराबर 63। ये इसका तुल्यांकी भार हो गया। ठीक, ये आर्कसेनिकम का द्रव्यमान हो गया, ये इसका तुल्यांकी भार हो गया, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट और ये द्रव्यमान हो गया, ये W ले सकते हो। ठीक, और अब आपका इसका घनत्व दिया द्रव्यमान दिया तो आयतन निकाल लेंगे। विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा सूत्र m बराबर VV, चूंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व इसीलिए आयतन बराबर आएगा द्रव्यमान बटे घनत्व आएगा। ठीक, आपका जो आयतन है वो तो लिखा है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आपका दिया है 550 और अपान में घनत्व कितना दिया है 1.10, दशमलव डालिएगा ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक, इसको काट दीजिएगा 5 आएगा, 5 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 500 ml आ जाएगा विलयन का आयतन, ये V हो गया। ठीक, ये V है, ये W है, ये आपका E है, वह W दिया है, ये इसका तुल्यांकी भार E हो गया और भार बटे अम्ल की क्षारकता ये तुल्यांकी भार हो गया। ये आयतन दिया है, सूत्र लग जाएगा आपका W बराबर EnV बटे 1000, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, और इससे निकालेंगे n, n बराबर क्या आएगा W गुणे 1000, W गुणे 1000 नीचे आएगा EV। ठीक है, ये n बराबर क्या हो नॉर्मल था तो W कितना है, W आपका दिया है 12.6, ये आपका दिया 1000 और E बराबर आपका 63 है और विलयन का आयतन आपका 500 ml है। ठीक, दशमलव डालिए 1 जीरो बढ़ गया, 1 2 3 कट गए, इसको काट देंगे ये क्या रहेगा आपका 2/5 इससे डिवाइड कर देंगे 0.4। ठीक है, ये विलयन की नॉर्मलता आ गई। ठीक, विलयन की क्या हो गई नॉर्मलता, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक, तो देखिए इसको एक बार फिर समझ लो, भाई W बराबर आपका दिया है, इसका हमने तुल्यांकी भार निकाल लिया और भार बटे अम्ल की क्षारकता, ये तुल्यांकी भार निकल आया और आयतन बता रहे कैसे निकलेगा, क्या बराबर होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व
इसके बाद आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 है, ठीक। ये क्लियर हो गया, ये वाला भी देख लीजिए। देखिए एग्जांपल नंबर 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके द्वारा पूछा गया है, तो ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले देख लीजिए, 1 लीटर 93% सल्फ्यूरिक विलयन भार आयतन की मोलरता पूछ रहा है और विलयन का घनत्व दिया हुआ, ठीक। विलयन का घनत्व दिया है, तो पहले इसको देख लीजिएगा। 93% सल्फ्यूरिक विलयन और WB प्रतिशत, WB आपका चल रहा है, का अर्थ है कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 93 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, ठीक। ठीक, इतना अर्थ हो गया इसका। अब कह रहा 1 लीटर विलयन में, भाई 1 लीटर विलयन उसकी मोलरता पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए 1 लीटर यानी 1000 ml में, ठीक है, 1000 ml विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी या का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान 1 लीटर या 1000 ml विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा, तो 100 में कितना है 93, तो 1000 में आपका इतने ग्राम हो जाएगा, ठीक। भाई अगर आप निकालोगे, क्या आप ऐसे कर सकते हो कि 100 में कितना है 93, तो आपका एक 1000 में निकालोगे, क्या आएगा 93, 100 आपका 1000 अपान में आ जाएगा 100, ये कट गया आपका, इतना आ गया, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान आ गया, ठीक। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकालेंगे क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो H बराबर आपका 1 है, S बराबर 32 है, O बराबर 16 है, तो 1 गुना 2 हो गया, सल्फर आपका 32 हो गया, ये 64 हो गया और ये 98 हो गया, ठीक। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान, चूंकि विलायक का द्रव्यमान में चाहिए, ठीक, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा भाई, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो विलयन का आयतन कितना है 100 ml, 1000 में विलयन है, 100 नहीं है क्योंकि 1 लीटर लिखा ना, 1000 हो गया। अगर ये लाइन ना लिखी होती 1 लीटर, केवल ये लिखा होता तो केवल 100 ml चलता, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर 1000 लिखा है तो 1000 लिखा रहेगा, अगर ये लीटर ना लिखा होता तो आप विलयन का आयतन 100 ml लेते। हम 1000 में निकाल चुके सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, घनत्व कितना, घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml, आप मल्टीप्लाई करा दोगे आपका आ जाएगा इतने ग्राम, ये द्रव्यमान किसका हुआ विलयन का। अब क्या निकाल लेंगे हम, विलायक का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, इसके बाद विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे कि विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान, ये विलयन का द्रव्यमान और माइनस आपका है विलय का द्रव्यमान, इसे घटा देंगे आपका आ जाएगा 910 ग्राम, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया, ठीक, इसका द्रव्यमान विलायक का, ठीक है। देखो ये विलय का द्रव्यमान है, ये विलय का अणुभार है, ये विलायक का द्रव्यमान है। आप सोच रहे विलायक का द्रव्यमान कम हो गया, इसलिए कम हो गया क्योंकि विलयन का आधा है, ठीक, इसीलिए विलायक कम हो जाता है। इसके आगे देखिए, अब क्या पूछ रहा है, मोललता, बताओ क्या पूछ रहा है, मोललता। तो मोललता बराबर क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, ये विलय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान में गुणे में खराब आएगा, ठीक। भाई मोललता नहीं पढ़ा कि नहीं, तो विलय का द्रव्यमान कितना है
930, इसका और भार कितना है 98, और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में कितना है 910, और ये आपका 1000 है। ठीक भाई, ये विलेय का द्रव्यमान था, ये विलेय का भार है, ये विलेय का द्रव्यमान निकाल लिया, और विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलेय के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे, विलायक का द्रव्यमान निकल आएगा, और उसके बाद में ये फार्मूला लगा दिया। ठीक कि मोलकता बराबर आपका क्या होता है लगा दिया। आप इसको काट देंगे और थोड़ा सरल कर लो, 2 से काट दिया इसे, 2 से इसको काट दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करा दो, और नीचे आप 49 और 91 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, और उसके बाद आप भाग कर दीजिए, आपकी क्या निकल आएगी मोलकता निकल आएगी। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10.428, आपका स्मॉल m का मतलब मोलकता या मोल प्रति किलोग्राम लगाओगे। ठीक, ये आपके दोनों एग्जांपल आपको समझा दिए। अब इसके आगे आप लोग जो जहां से पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आपका 22 क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में हो चुके हैं, और आपका 23 क्वेश्चन नंबर है। ठीक, एक जलीय विलयन का क्वथनांक कितना दिया केल्विन, इसका हिमांक क्या होगा, केएफ और केबी के मान दिए हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे पिछली वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल कराया हमने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2 नंबर में आते हैं। इस बार आप बोर्ड एग्जाम के पेपर देख लीजिएगा, और आपको कई सेटों में इन पर आधारित न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक, अपने आप बोर्ड एग्जाम में इसी पर न्यूमेरिकल आया था, इसीलिए सरल न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा ध्यान देना है और आपसे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अक्सर गलत होता है आणविक, और अगर मोलर लिखा है तो वहां पर 100 चलता है, अगर मोलर है तो वहां पर 1000 चलता है। ठीक, ये 2 चीजों में ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, ठीक है, तो आपका जो टीएफ है वो आपका केफ चलता है, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देख लीजिएगा कि जलीय विलयन का क्वथनांक ये दिया है, तो हम निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन पहले निकालने, क्वथनांक में वृद्धि कैसे निकालेंगे। अब बताओ जल का क्वथनांक कितना होता है 373, और ये विलयन का है, तो आप 373 इसमें घटा दीजिएगा, वृद्धि निकल आएगी 0.4 केल्विन की वृद्धि हुई। ये क्वथनांक में वृद्धि है, क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकलेगा, विलयन का क्वथनांक और माइनस शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक क्या, जल, और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ये वृद्धि आ गई। अब हिमांक पूछ रहा है, तो पहले हम हिमांक में कमी निकाल लें, हिमांक में कमी, तभी तो हिमांक निकालेंगे। और हमारा केएफ का मान दिया है 1.86 केल्विन किलो, और आपका मोल इनवर्स, और केबी का मान भी दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो जो दिया पहले वो लिख लीजिएगा, और फिर आप सोचिए कैसे लगेगा। ठीक, ये दिया है, अब आप फार्मूला लगा लीजिएगा। टीएफ निकाला तो डेल्टा टीएफ बराबर आपने फार्मूला क्या पढ़ा 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एफ कैपिटल डब्ल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड क्या आएगी, डेल्टा टी बराबर, ये हिमांक का अनुमान है और ये क्वथनांक का उन्नयन है, ये निकालेंगे क्या आएगा 1000 केबी स्मॉल बबलुआ, यहां पर आ जाएगा कैपिटल बबलुआ भैया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट और डिवाइड सेकंड। यहां पर ध्यान रखिएगा विलयन आपका वही है, तो इसमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक, विलेय पदार्थ का भार भी सेम रहेगा, विलायक का द्रव्यमान भी सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि विलयन वही है, इसीलिए ये डैश इसलिए लिखे रहेंगे। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी बराबर 1000 कैंसिल आउट, ये पूरा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ऊपर बचेगा केएफ, और आएगा आपका नीचे क्या बचेगा केबी, और डेल्टा टीएफ जब निकालेंगे टी उधर चला जाएगा, आपका आ जाएगा डेल्टा टीबी गुणे केएफ, और अपान में क्या आएगा केबी। ठीक, तो डेल्टा टीबी कितना है 0.4 केल्विन है, और केएफ कितना है
1.86 है और Kb कितना है 0.52 है, ठीक 0.52। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका डेल्टा TF ये क्या है हिमांक में कमी। अब क्या लिखेंगे कि विलयन का हिमांक बराबर क्या आएगा, विलयन का हिमांक बराबर क्या आएगा, जैसे आपके पास 100 रुपए हो और आपके पास 5 रुपए कम हो गए, तब अब कितने बचे 95। तो यही करोगे कि नहीं। तो ऐसे यहां भी कि जल का हिमांक कितना था 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस और कमी कितनी हुई -1.43 केल्विन, कितने की कमी हो गई। तो आप इसको घटा देंगे क्या रहेगा 271.57 केल्विन। ये विलयन का हिमांक हो गया भाई, कमी है। तो इस तरीके से हटाएंगे कि शुद्ध विलायक का हिमांक और माइनस हिमांक में कमी, ये विलयन का हिमांक निकल आएगा, ठीक। ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि जैसे आपका जो है 100 रुपए हो, आप पास 5 रुपए कम हो गए तो आपके पास 95 बचे भैया। ऐसे यहां भी हिमांक में कमी निकल आई। अब विलयन का हिमांक निकालेंगे तो जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन। हिमांक कम कितना हो गया इतना। आप इसको घटा लेंगे, घटाने पर आपका इतना आ जाएगा, ठीक। ये हो गया विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक आपका इतना आ गया, ठीक। बात को सुनाई। क्वेश्चन नंबर 24 नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278 केल्विन है। तो इससे हमें मतलब नहीं। एक अवाहशील पदार्थ नाइट्रोबेंजीन में 0.25 मोलर विलयन इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी कर देता है। इसके मोलर ऑर्मन स्थिरांक की गणना करो। देख लीजिएगा मोलर ऑर्मन स्थिरांक की गणना कैसे होगी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले लिख लीजिएगा। ये मोलरता है, मोलर का मतलब मोलरता 0.25 है, ठीक है। हिमांक में कमी डेल्टा TF बराबर 2 केल्विन है और आपका केफ पूछ रहा है, ठीक। तो जब आपने सूत्र निकाला था वहां पढ़ा होगा कि राउड के नियम के अनुसार डेल्टा TF समानुपाती मोलरता, स्टार्टिंग में आपने थ्योरी पढ़ा है। तो डेल्टा TF बराबर आएगा आपका KF और गुणे मोलरता। आज आपके लिए एक और काम दे रहे हैं कि विलयन चैप्टर के जितने भी आपके सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को एक जगह पर लिख लोगे, ठीक। आप 2 पेज बना लीजिए, ऊपर लिख लीजिए विलयन के फार्मूला, ठीक, विलयन के फार्मूला, और वहां पर 2 पेज पर सभी फार्मूले विलयन के लिख डालोगे। तो आपने डेल्टा TF बराबर पढ़ा है KF गुणे मोलरता। हमको निकालना है KF बराबर निकालेंगे भाई। KF क्या है मोलर ऑर्मन स्थिरांक। तो KF बराबर आएगा डेल्टा TF अपॉन मोलरता। तो आपका TF कितना है, ये आपका 2 केल्विन है। ये आपकी कितनी 0.25 है। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आएंगे, कट जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 इसका मात्रक पढ़ा था आपने केल्विन, बना तो केल्विन और क्या आएगा किलो मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक हो गया, ठीक, केल्विन किलो मोल इनवर्स। ये आपका हो गया डेल्टा TF अर्थात मोलर ऑर्मन स्थिरांक, ठीक है। मोलर ऑर्मन स्थिरांक आपका इतना आ गया। ये आपका 24 क्वेश्चन हो गया। अब 25 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 25 क्या है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ml जल में घोला गया है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा और जल का KF दिया हुआ है और यूरिया का आणविक द्रव्यमान भी दिया है। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना है 3 ग्राम। अब यूरिया क्या होता है NH2CO2। यूरिया का अणुभार मतलब आणविक द्रव्यमान 60 दिया है और नहीं तो इस सूत्र से निकाल लो अगर नहीं दिया हो, ठीक। ये आपका m बराबर हो गया अणुभार। KF बराबर कितना है, KF बराबर आपका 1.86 केल्विन किलो मोल इनवर्स।
और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 100 ml जल है। आपको बता चुके 100 ml जल 100 ग्राम जल के बराबर है, क्योंकि m बराबर Vd, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आपका जो ये दिया है ये ml में है और ये ग्राम प्रति ml में होता है, तो आपका एक ग्राम आ जाता है, ठीक। और जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति ml होता है, ठीक। तो इसीलिए आपका जल का 100 ml जल 100 ग्राम जल के बराबर होता है, ठीक, क्योंकि m बराबर होता है Vd, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, इसीलिए, ठीक। और जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है, ये आपने W लिख लिया। उसके बाद इसमें क्या दिया है, इसके बाद इसमें क्या दिया है, तो अब आपको क्या निकालना, विलयन का हिमांक। तो पहले हिमांक में हम कमी निकालते हैं, तो हिमांक में कमी के लिए फार्मूला क्या पढ़ा आपने, 1000 kF स्मॉल w स्मॉल f कैपिटल W, ये आपका 1000 है। kF का मान 1.86 है, स्मॉल w कितना है, 3 ग्राम है, और भार कितना है, 60 है, और ये कितना आपका 100 है, ठीक। तो इसमें आप दशमलव हटा देंगे, आपको 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक। आपके 3 जीरो कट गए और 3 आपके जीरो कट गए, ठीक। इससे काट दीजिए, आपका 2 आ गया, 2 से काटेंगे आपका 93 आ जाएगा, और 93/100 इसको डिवाइड करेंगे 0.93 केल्विन। ये हिमांक में कमी आ गई, ये हिमांक में क्या है, कमी। अब निकालेंगे विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक अभी आपको बताया था कि विलयन का हिमांक बराबर क्या आएगा, शुद्ध जल का हिमांक 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, और कमी कितनी है, 0.93 केल्विन, 0.93 केल्विन है। इसको घटा देंगे क्या आएगा, 272.07 केल्विन, ठीक। ये विलयन का हिमांक आ गया, ठीक। विलयन का क्या है, हिमांक। और क्वेश्चन है, और ये आपका 24 में क्या था, एक बार फिर देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। मोललता दी है, डेल्टा टीएफ आपका 2 केल्विन है, केएफ पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ समानुपाती मोललता, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणे मोललता, हमें केएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ मान मोललता आएगा, ये आपका केएफ निकल आया, ठीक। 25 क्वेश्चन था कि यूरिया का द्रव्यमान दिया है और भार दिया है, केएफ दिया है, जल आपका 100 ml था, 100 ml जल 100 ग्राम जल के बराबर है। ये फार्मूला लगा दिया, डेल्टा टी बराबर 1000 kF स्मॉल w स्मॉल f कैपिटल W। आप इसको मान रखकर सरल कर लेंगे, आपको इतना आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जब विलयन का हिमांक निकालेंगे, तभी बताया था एग्जांपल देकर कि कैसे निकालते हैं। तो विलयन का हिमांक निकालेंगे तो जल का हिमांक 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और आप इससे घटा देंगे, आपका विलयन का हिमांक निकल आएगा, ठीक। देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, केएफ और केबी दिया है और पूछ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि यूरिया का एक विलयन -0.645 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है, विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ठीक। तो देख लीजिए, क्वथनांक हिमांक में कमी निकालेंगे, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, चूंकि डिग्री सेल्सियस में है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और जमता किस पर है, 0.645 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, प्लस ये आपका है, ठीक। ये आप जोड़ दीजिएगा, इतने डिग्री सेल्सियस हो गया। ये जो कमी है डिग्री सेल्सियस में और ये केल्विन में बराबर होती थी, कमी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर होती थी। ये डेल्टा टीएफ आपकी कमी है, और डेल्टा टीवी निकालेंगे क्वथनांक में वृद्धि, और फिर विलयन का क्वथनांक निकालेंगे, ठीक। आपको बताया है तापांतर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर होते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको उदाहरण द्वारा समझा चुके हैं, ठीक। और डेल्टा टीवी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टीवी, क्वथनांक में वृद्धि निकल आएगी, बाद में विलयन का क्वथनांक निकाल लेंगे, ठीक। देख लीजिए, आपने भी फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा टीवी अपॉन टीएफ
बराबर ऊपर आ जाएगा केबी और आ जाएगा केएफ। मालूम कैसे बना? अभी बताया था आप लोग को, ना समझ आया तो इसके आगे इधर देख लेना कि डेल्टा टीएफ बराबर 1000, ये केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। नंबर 1 डेल्टा टीएफ बराबर आएगा 1000, यह आएगा केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ये नंबर 2, ठीक। दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों को डिवाइड करने पर ये फार्मूला आपका आ जाएगा, ठीक। आप इतना नोट करो या डायरेक्ट ध्यान रखो, यही होता है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके बाद ये लगेगा कि समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड अगर आप लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो। अब आप निकाल लेंगे डेल्टा टीवी बराबर आएगा डेल्टा टीएफ आएगा केबी और यह आएगा केएफ। डेल्टा टीएफ बराबर क्या आएगा, डेल्टा टीएफ आएगा 0.645 और केबी कितना आएगा, केबी के बराबर आएगा 0.57 और के बराबर क्या आएगा, के बराबर 1.86 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लिए, इतना आया, ये घटाएंगे बजाय बढ़ जाएगा, इतने केल्विन आ गए। ये क्वथनांक में वृद्धि हो गई। अब विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक, ठीक, तो वृद्धि है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, और ये इतने केल्विन है वृद्धि, तो जोड़ दीजिएगा 373.198 केल्विन। ये हो गया विलयन का क्वथनांक। ये क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिया था, ये हमने निकाला। भाई जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और कमी निकालना है। कमी कैसे निकालेंगे, ये चीज समझ लीजिए। जैसे आपके पास 100 रुपए हो और 90 रह जाए तो कमी कैसे आएगी, 100 माइनस 90 आपके 10 रुपए कमी आ गई। ऐसे जल का हिमांक कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, घटा रहे, क्या घटा रहे, जो अब रह गया है, ठीक, तो ये कमी आ गई, कमी डिग्री सेल्सियस में है। यही चीज केल्विन में आएगी, ठीक, ये चीज क्या आएगी केल्विन में। डेल्टा टी भी निकाल लेंगे, डेल्टा टी बराबर ये है और डेल्टा टी बराबर ये, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आ गया। डेल्टा टी बराबर आता है डेल्टा टीएफ केबी और केएफ। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका इतने केल्विन आ गया। विलयन का क्वथनांक आपका इसमें जोड़ देंगे, आपका आ गया विलयन का क्वथनांक, ठीक। अगला क्वेश्चन 27, चीनी का जल में बना 5% धारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, ठीक। तो इसमें पहले चीनी के विलयन के लिए लगाते हैं और बाद में ग्लूकोज के विलयन के लिए। इसमें समझ लीजिए 2 क्वेश्चन एक ही में है, ठीक, और इसके पहले के जितने भी एग्जांपल आपको करने पड़ेंगे, ठीक, जितने भी एग्जांपल आपको करने हैं देख लीजिए। पहले चीनी के विलयन के लिए, चीनी के विलयन के लिए क्या क्या दिया है, चीनी के विलयन के लिए इसमें लिखा है 5% भारानुसार, मतलब W/W। चीनी के विलयन का अर्थ है कि, या चीनी विलयन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी और 5 ग्राम चीनी है 100 ग्राम विलयन में, तो 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा। 95 ग्राम जल है, ठीक है, ये चीनी का जल में विलयन हो गया, ठीक, कि 5% W/W चीनी विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी और 95 ग्राम जल उपस्थित है, तो विलयन का द्रव्यमान हो गया 5 ग्राम।
और चीनी क्या है C12H2211 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 342 आएगा, ठीक, निकाल कर देख लेना। और विलायक का द्रव्यमान दिया है 95 ग्राम। विलयन के हिमांक में कमी निकालेंगे। विलयन के हिमांक में जब कमी निकालोगे तो शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है 273 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पर 15 और दिया है तो वो भी नोट कर लेंगे। शुद्ध विलयन का, शुद्ध विलायक का हिमांक है, ठीक, शुद्ध विलायक का। और विलयन का हिमांक कितना दिया है, आप हिमांक में कमी निकाल लेंगे, ठीक। अगर नहीं लिखा होता ये तो आप 273 केल्विन ही लेते हैं जल का हिमांक। आप इसको इससे घटा दीजिए, 2.15 केल्विन आ गया हिमांक में कमी। ये क्या आ गया, हिमांक में कमी आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके आगे फार्मूला आपका लगेगा कि डेल्टा टीएफ बराबर 1000 KF स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एफ कैपिटल डब्ल्यू। सब कुछ मालूम है, केएफ निकालना है तो आप निकालेंगे केएफ। केएफ बराबर क्या आएगा, डेल्टा टीएफ एम कैपिटल डब्ल्यू, नीचे क्या आएगा 1000, ठीक है, इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो गई। ये आपका केएफ निकालेंगे 1000 स्मॉल डब्ल्यू, तो डेल्टा टीएफ कितना दिया है 2.15 और इसका और बाहर कितना दिया है 342। विलायक का द्रव्यमान कितना है 95 और ये आपका 1000 है और स्मॉल डब्ल्यू आपका 5 है। ये हो गया केएफ बराबर, और इसको नंबर 1 डालकर छोड़ दीजिए। ये जल का केएफ होगा, जल का, ये जल का केएफ आ गया, ठीक। इतनी बात से क्वेश्चन आई, ठीक है, इतना क्वेश्चन में आ गया होगा जल का केएफ कैसे निकाला पहले वाले भाग से, ठीक। अब कह रहा था कि ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन, ठीक है, ग्लूकोज का 5% विलयन बना हुआ है, इसका ग्लूकोज का, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये देखिए कि ग्लूकोज के जलीय विलयन के लिए, ये ग्लूकोज के जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन के लिए, तो इसमें देख लीजिए 5% विलयन, इसका क्या अर्थ होगा, ये भी यहां पर भारानुसार लिखा होना चाहिए इसमें भी, ठीक, और नहीं तो गलत दिया होना चाहिए तभी द्रव्यमान निकलेगा। तो ये भारानुसार है, तो उसी तरीके से भी है कि यहां पर लिख देना भारानुसार कि ग्लूकोज के 5% विलयन। भारानुसार का क्या अर्थ हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, तो यहां पर लिखेंगे 5%, W/W इसमें लिखा होना चाहिए भारानुसार। ग्लूकोज विलयन का, ग्लूकोज विलयन का यह अर्थ है कि, यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 95 ग्राम जल उपस्थित है, ठीक। इतनी बात से क्वेश्चन आएगी नहीं भाई, 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ग्राम जल होगा विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम, इसमें डैश कर देते हैं, विलय का और बाहर विलय ग्लूकोज है C6H12O6 का और बाहर कितना है 180 निकालेंगे, कैपिटल W डैश कितना आएगा 95 ग्राम आएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसमें लिखा क्या है कि विलयन का हिमांक पूछ रहा है, तो हिमांक में कमी निकाल लें, डेल्टा टीएफ डैश निकाल लें हम, ठीक, डेल्टा टीएफ डैश, और इससे निकला है जल का केएफ
और जल यहाँ भी है, तो जब विलायक वही होता है तो केव का मान तो स्थिर रहेगा, क्योंकि विलायक वही है। क्योंकि केव का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक, विलायक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो आप इसके बाद फार्मूला इसमें फिर लगाएंगे। आप लोग देखिए क्या लगाओगे कि डेल्टा टीएफ बराबर 1000, यह आएगा केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, ये कैपिटल डब्ल्यू, तो यहां डैश कर दीजिए, ये भी डैश हो गया, ये भी डैश हो गया, ये भी डैश हो गया, ठीक। और केएफ तो कांस्टेंट है ही, याद आएगा 1000, चाहो तो यहां से भी केएफ निकाल लो और दोनों बराबर कर दो, बातें की चीज है, ठीक, ऐसा भी कर सकते हो। या ये वाला केएफ का मान उठाकर आप इसमें रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा टीएफ डैश निकल आएगा। या क्या करते हैं कि इससे भी हम केएफ का मान निकाल लेंगे, तो केएफ बराबर क्या आएगा, डेल्टा टीएफ डैश एम डैश और आएगा कैपिटल डब्ल्यू डैश, ठीक है, डैश है आपका, और यहाँ क्या आएगा 1000 स्मॉल डब्ल्यू डैश, डेल्टा टीएफ डैश कितना वो तो निकालना है मुझे, डेल्टा टीएफ डैश आपको फाइंड आउट करना है, एम डैश आपका 180 है और कैपिटल डब्ल्यू डैश आपका 95 है और स्मॉल डब्ल्यू डैश आपका 5 है। ये हो गया जल का केएफ, ये इक्वेशन सेकंड हो गई थी। ये जल का केएफ इधर निकला था, यहां भी जल का केएफ है, इसीलिए दोनों बराबर, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, डेल्टा टीएफ डैश पूरे 180 प्लस इंटू मल्टीप्लाई करा देंगे 95 1000, यहाँ आएगा 5 बराबर कितना आएगा 2.15, यह आएगा 342, यह आएगा 95, अपान में क्या आएगा 1000 गुणे आपका 5, देखो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, ठीक, और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आप जब डेल्टा टीएफ डैश निकालेंगे तो क्या आएगा 215 मल्टीप्लाई 342 अपान में आएगा 180, ये आएगा हिमांक में कमी, क्या रहेगी हिमांक में कमी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा कि 4.085, ये हो गया भैया हिमांक में कमी, हिमांक में कमी। अब निकालेंगे ग्लूकोज के विलयन का हिमांक, उसके बाद आपका यहां से लगेगा कि ग्लूकोज के विलयन का हिमांक बराबर आएगा शुद्ध जल का हिमांक माइनस हिमांक में कमी। भाई कमी है बताया था कैसे करता है, आप इसको घटा लेंगे 269.065, 5 हटाओगे तो बढ़ा सकते हो तो वो दे रहा है 7, या ऐसा रख दीजिए आप 65, यही आपका आंसर है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, इसमें दो क्वेश्चन समझ लीजिए हैं। पहले क्या था कि चीनी का विलयन लिया, चीनी का विलयन लेने पर आपने जल का केएफ निकाल लिया, ये चीनी के विलयन से निकल आया। फिर ग्लूकोज का विलयन लिया, इससे फिर जल का केएफ निकाल लिया, ठीक है, ये ग्लूकोज का विलयन, इसमें W/W लिख लेना, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक होना चाहिए जल का केएफ। अब दोनों के बराबर कर दिए समीकरण 1 व 2 से, दोनों के बराबर आप यहां डेल्टा टीएफ डैश निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसे चल रहा तो इसमें डैश लगा लिया हमने। केएफ का मान कांस्टेंट है क्योंकि जल आपका है, और आप जानते हो कि केएफ का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक चिन्ह होता तो केएफ का मान भी चिन्ह हो जाता है, लेकिन विलायक चिन्ह नहीं है, इसीलिए केएफ का मान परिवर्तित नहीं होगा, दोनों बराबर कर दिए, ये मान निकल आया। ग्लूकोज के विलयन का हिमांक निकालेंगे, इससे घटा देंगे, आपका ग्लूकोज के विलयन का हिमांक निकल आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि ग्लूकोज के 1 लीटर विलयन में 3.42 ग्राम सुक्रोज घुला है, सुक्रोज के लीटर विलयन में 3.42 ग्राम सुक्रोज घुला है, 300 केल्विन ताप पर विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो क्या लिखा है, V बराबर आपका 1 लीटर है, ठीक, और स्मॉल W बराबर 3.42 ग्राम है। अब सुक्रोज क्या है, C12H2211 का निकालेंगे और बाहर यह आपका 342 आएगा, ठीक, और के बराबर आपका 300 केल्विन है।
और एस का मान नहीं दिया, एक कांस्टेंट होता है 0.0821। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है 0.082, तो आप इतना लिखना, पूरा इतना होता है। लीटर, एटीएम, कैरेट इनवर्स, मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, इस विलयन का पराश्रय दाब ज्ञात कीजिए। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि P बराबर NST, तो PV बराबर क्या आएगा W/M ST, और P बराबर निकालेंगे WST/VM, ठीक है। W कितना है 3.42, S कांस्टेंट है, इसका मान इतना लिखाया था आपको, T आपका 300 केल्विन है, और V कितना दिया है, V आपका 1 लीटर है, और भार 342 है। यहां से आप दशमलव हटा दीजिए, आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये पूरा पूरा आप काट दीजिएगा, और 2 जीरो आप ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। कितने से मल्टीप्लाई करा दे, 3 से। 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3, 3 × 6, और आपका 24, इतने टीम आ गया। ये विलयन का पराश्रय दाब हो गया, ठीक। आप कई बुक में देखेंगे यहाँ पर पाई लिखा होगा पी के स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पी लिख रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से विलयन का पराश्रय दाब ज्ञात हो जाएगा, ठीक। विलयन का क्या ज्ञात हो जाएगा, पराश्रय दाब। एक और सूत्र पढ़ा होगा P बराबर CST, कि जब आप मोलर सांद्रता दी हो तो P बराबर CST का उपयोग कर सकते हो, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि 4% यूरिया विलयन का एक कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के समपराशरी है। यौगिक A का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। समपराशरी विलयन क्या होते हैं कि स्थिर ताप पर जिन दो विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ताप स्थिर होता है, ठीक, ध्यान रखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले लिखेंगे कि 4% यूरिया विलयन का क्या अर्थ है। 4% यूरिया विलयन का यह अर्थ है कि बताया था प्रतिशत को प्रतिशत W/V भी लिखते हैं, ठीक। या तो प्रश्न लिखो या केवल ये, ठीक है, इसका यह अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। का यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में आपका 4 ग्राम क्या उपस्थित है, 4 ग्राम यूरिया घुली है या उपस्थित है, बात एक ही चीज है, ठीक। बात सबको सुनाई कि नहीं। ये 4% यूरिया विलयन का अर्थ हो गया, ठीक। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं V1 बराबर आपका आ गया 100 ml, आपका W1 बराबर आ गया 4 ग्राम। यूरिया का और भार भी लिखेंगे आप 60 आएगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, इसका और भार बराबर निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक। ये हो गया यूरिया विलयन के लिए। अब कौन सा विलयन भैया है, कार्बनिक यौगिक A के, क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में 12 ग्राम कार्बनिक यौगिक A उपस्थित है, ठीक है। 12 ग्राम कार्बनिक यौगिक A उपस्थित है, ठीक। तो इसके लिए आप V2 ले लीजिए, V2 तो देख लीजिएगा आपका W2 और V2, और इसका अणुभार तो पूछ रहा है कि आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें W2 कितना है, 12 ग्राम है, V2 कितना है 100 ml है, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों विलयनों का अर्थ हो गया, ठीक। ये यूरिया विलयन है और ये कार्बनिक यौगिक A है, इनका अर्थ क्या हुआ उससे हमने सब निकाल लिया, ठीक। अब क्या लिखेंगे आप लोग,
समपराशरी विलीन के आपने अगर डायरेक्ट फार्मूला तैयार किया होगा तो उससे लगा सकते हो, ठीक। और नहीं अगर तैयार किया तो ऐसा देख लीजिए कि पहले विलीन के लिए या यूरिया विलीन के लिए, यूरिया विलीन के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग उधर समपराशरी विलीन में पढ़ाया था, डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रहता है डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो इधर देख लीजिए। यूरिया के विलीन के लिए बताओ क्या पढ़ा, P बराबर NST, P बराबर क्या पढ़ा NST। तो आप जब P निकालोगे P1, देखो P1 चलेगा, V1 चलेगा, N1 चलेगा, और S आपका कांस्टेंट है और ताप स्थिर होता है इसीलिए T लिखा, और P बराबर P1 बराबर क्या आएगा N1 V1 ST, ये नंबर 1 हो गई बात, ठीक। अब क्या है, ये स्थिर ताप पर चल रहा है, स्थिर ताप पर S कांस्टेंट है। अब कार्बनिक यौगिक A के लिए, कार्बनिक यौगिक A के लिए क्या आएगा आपका P2V2 बराबर N2ST, तो आप P2 निकालेंगे N2 अपान V2 और आएगा ST। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड आ गई। बाद में लिखेंगे समपराशरी विलीन के लिए, समपराशरी विलीन के लिए, समपराशरी विलीन के लिए पराशर दाब बराबर होते हैं, ऐसा सूत्र उधर स्थापित किया था हमने, उसी मेथड से सूत्र स्थापित कर रहे हैं। P आएगा N1 V1 ST बराबर N2 V2 ST, ST ST कैंसिल आउट, आपका N1 बराबर क्या होता है W बटे M, ठीक है, ये होता है W बटे M, और V2 हो गया, भाई 1 चल रहा है 1 चल रहा है, अगर 2 चल रहा है तो 2 चल रहा है, ठीक। अगर आपको डायरेक्ट याद होगा डाल नहीं सकते हो, समपराशरी विलीन के लिए फार्मूला हो गया, और नहीं तो कैसे निकाला, ऐसे करोगे और ज्यादा अच्छा है। तो हमें निकालना क्या है, हमको M2 निकालना है, तो M2 निकालने के लिए क्या करेंगे, M2 कैसे निकालेंगे, तिरछी गुणा कर दीजिए, W1 M2 V2 बराबर W2 M1 V1, M2 बराबर आएगा W2 M1 V1 अपान क्या आएगा W1 V2, ठीक। M2 बराबर निकाल लिया, तो W2 कितना दिया है, W2 हमारा है 12 ग्राम, M1 कितना है 60 है, V1 कितना है 100 है, और W1 कितना है, W1 आपका 4 है, और V2 कितना है 100 है, आपका 100 कट गया, 3 चक्कू 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 आ गया, और 3 का 18 180, ये हो गया कार्बनिक यौगिक A का अणुभार। और आणविक द्रव्यमान कहता है या मोलर द्रव्यमान कहता है, तो इसमें ग्राम प्रति मोल जोड़ देते हैं, ठीक, कि कार्बनिक यौगिक A का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बराबर 180 ग्राम प्रति मोल, ये लिख देते हैं, ठीक। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 4% यूरिया विलीन का अर्थ ये हुआ, उससे ये चीजें नोट कर ली। कार्बनिक यौगिक A के 12% विलीन का अर्थ ये हुआ, उससे ये चीज नोट कर ली। यूरिया के विलीन के लिए ये सूत्र आया, कार्बनिक यौगिक के लिए आपका ये आ गया, ठीक। समपराशरी विलीन के लिए पराशर दाब बराबर होते हैं, ST ST कट गया, सूत्र ही आ गया, चाहे डायरेक्ट लगाओ या इस मेथड से लगाओ, इस मेथड से आप कहीं भूलेंगे नहीं, और आप इसमें M2 निकाल लेंगे, M2 निकालने के बाद मान पुट कर देंगे, M2 बराबर 180 आ गया, ये अणुभार है, और अणुभार में मात्रा नहीं लिखते हैं, लेकिन आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान कहता है तो उसमें ग्राम प्रति मोल लिख देते हैं, ठीक, ग्राम प्रति मोल, ये आपका हो गया। आप लोग इसके पहले के एग्जांपल कर लेंगे, ठीक, जो एग्जांपल नहीं होता पेज नंबर एग्जांपल नंबर भेजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक।